की नई किरण एक नई आस देती है। बढ़ अपनी मंजिल की तरफ, मंजिल मिलेगी अवश्य, मन में ये विश्वास देती है। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ किरण भारद्वाज। जीवन में हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलतियां हो जाएगी इस डर से किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते, लेकिन गलतियां, भूल या त्रुटियां ये भी हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है और उसे स्वीकार करना उसका विश्वास है। जो लोग अपनी भूल या गलती को स्वीकार नहीं करते, समय खुद उनकी भूल उन्हें स्वीकार करा देता है। जो लोग अपनी भूल को स्वीकार करते हैं वो साहसी होते हैं। अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस कम लोगों के पास होता है, इसलिए जीवन में बदलाव चाहते हैं तो अपनी भूल और त्रुटियों को स्वीकार करना सीखिए। होती है भूल हर एक से, कुछ जानते नहीं हैं और कुछ मानते नहीं हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, समय उनसे उनकी गलती मनवाता है, उन्हें एहसास कराता है। समय चाहे जैसा भी हो बदलता अवश्य है, इसलिए अच्छे समय में कभी भी कोई ऐसी त्रुटि या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे बुरे समय में अच्छे लोग आपका साथ छोड़ दें। गलती करने के लिए कोई भी समय सही नहीं होता और भूल को सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। समय का ज्ञान और सम्मान दोनों ही आवश्यक है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जो व्यक्ति ये कहता है कि उसने जीवन में कभी कोई गलती, कोई भूल नहीं की, तो समझ लेना चाहिए कि उसने कभी भी जीवन में कुछ नया सीखने का प्रयत्न नहीं किया। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो अपनी भूल को सफलता का एक भाग माने और अपनी भूल से कुछ सीखने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको मंजिल अर्थात आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है। लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने के समय हताशा और अफसोस ना रखें। ऐसे में सकारात्मकता बनाए रखना आपके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा, साहस और प्रेरणा बनता है। जीवन में सकारात्मकता का संचार हो, इसके लिए आवश्यक है कि जीवन में कुछ अच्छा विचार हो। आइए देखते हैं आज का सकारात्मक विचार सुभाषित के रूप में। विद्या विनयोपेतो हरति, न चेतांसि कस्य मनुजस्य, काञ्चनमणि संयोगो जनयति कस्य लोचनानन्दम्। विद्या और विनय से संपन्न पुरुष किस मनुष्य का चित्त नहीं हर लेता। सोने और मणि का संयोग भला किसकी आंखों को सुख नहीं देता। वस्तुतः कम से कम दो अद्भुत गुणों के संयोग की प्रशंसा को समझते हुए हमें उन्हें अर्जित करने की ओर सदैव उन्मुख रहना चाहिए। Whose heart doesn't abduct a man endowed with the learning and humility, whose eyes do not the combination of gold and gem give pleasure. In fact, understanding the praise of the combination of at least two wonderful qualities, we should always be oriented towards earning them. भगवान शिव को समर्पित पवित्र श्रावण मास का न केवल आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। इस श्रावण मास में लोग अलग अलग तरह से भगवान शिव की उपासना करते हैं। जलाभिषेक धार्मिक अनुष्ठान ये दर्शाता है कि मानव जीवन के लिए उपयोगी प्रकृति का संरक्षण अति आवश्यक है। इस माह में विविध आयामों के जरिए किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना की जाती है और इसका क्या महत्व है,
आइए समझ लेते हैं हमारी सहयोगी निधि तिवारी की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्योतिषीय पक्ष से ओतप्रोत हैं हमारे भारतीय मास और ये हमारी जीवन शैली और परंपराओं का एक अभिन्न अंग हैं। ये मास अपनी सांस्कृतिक विरासत को समाहित कर कई पर्वों और आध्यात्मिक पक्षों का उद्घाटन करते हैं। मासों में श्रावण मास विशेष रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यंत पावन एवं पुण्यकारी माना गया है। यह मास वर्षा ऋतु के मध्य में आता है। शिव समर्पित इस मास के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि वैज्ञानिक एवं आयुर्विज्ञान संबंधी कारण भी अंतर्निहित हैं। श्रवण नक्षत्र पर आधारित यह श्रावण मास हिंदू पंचांग के चातुर्मास कालखंड का भी द्योतक है। यह वह समय है जब संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु शयन करते हैं और तब सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। इस कारण से इस मास में शिव आराधना की महिमा बतलाई गई है। स्वस्थ व्यक्ति ही कई रचनात्मक कार्यों को कर सकता है, इसलिए श्रावण मास में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में कई तरह के उपचार बतलाए गए हैं, जिससे इस मास में व्यक्ति की पाचन शक्ति कमजोर न हो। आयुर्वेद के अनुसार श्रावण मास में जठराग्नि मंद हो जाती है, इसलिए इस मास में उपवास, फलाहार, सात्विक भोजन इत्यादि का सेवन करना श्रेयस्कर माना गया है। वर्षा ऋतु के प्रभाव के कारण इस मास में कई जलजनित रोग हो सकते हैं, अतः शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए व्रत इत्यादि की अवधारणा मानी गई है, जिससे विषाक्त तत्व शरीर से बाहर निकल सकें। श्रावण मास केवल एक धार्मिक मास नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की वैज्ञानिकता, प्रकृति संवेदना और आत्मशुद्धि से आप्लावित एक पवित्र यात्रा है। यह मास संयम का, साधना का, प्रकृति के प्रति संवेदना का भी प्रतीक है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा मन का उपकारक ग्रह है। मन के दुर्बल होने पर उसकी मजबूती के लिए चंद्रमा के अधिष्ठाता देव यानी कि भगवान शिव की उपासना की जाती है। इस पक्ष से भी सोमवार का दिन विशेष माना गया है। श्रावण मास चंद्रमा से संबंधित है, क्योंकि चंद्रमा के ही श्रवण नक्षत्र पर इसका नामकरण किया गया है। श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रावण मास के चातुर्मास कालखंड में साधु संत एक ही स्थान पर स्थिर होकर जन उपदेश करते हैं, जो श्रवण परंपरा का अंगभूत होकर व्यक्ति को आध्यात्मिक पथ की ओर ले जाता है। प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी यह मास अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिवलिंग पर समर्पित जल की पवित्रता और उपयोगिता को संकेतित करता है। श्रावण मास प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल मास है, क्योंकि यह मास शारीरिक संरचना के अनुकूल उष्णता और शीतलता को संतुलित करता है। इस मास के पीछे के यदि गूढ़ रहस्यों को हम समझें, तो यह न केवल हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, बल्कि इससे सामाजिक और पर्यावरणीय चेतना भी जागृत होती है। निधि तिवारी, डीडी न्यूज। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि जीवन को किस तरह से जीना है, ऋतु के अनुसार अपने जीवन में कैसे परिवर्तन करने हैं। जब व्यक्ति उसमें कोई त्रुटि करता है, वही स्वास्थ्य समस्या का कारण बनता है। इसलिए आयुर्वेदिक तत्वों का पालन करें, उन नियमों के अनुसार ही ऋतुचर्या और अपनी जीवन शैली को अपनाएं। जीवन में हम कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी भूल, त्रुटि या गलती वो होती है जिससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। इसलिए
त्रुटियां अवश्य कीजिए, लेकिन उन्हें आने वाले समय के लिए अनुभव में भी बदलिए। यहाँ पर रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में अपनी त्रुटियों से सीखना अनुभव का आधार बनता है और आने वाले समय के लिए हमें शक्तिशाली अर्थात मजबूत बनाता है। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर करना है तो उसके लिए माँ का दूध अर्थात स्तनपान कराना इसका विशेष महत्व है। आज है 1 अगस्त और अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। माँ का दूध शिशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आइए समझ लेते हैं कि स्तनपान कराने से क्या लाभ होते हैं शिशु को और किस प्रकार स्तनपान कराना शिशु को विभिन्न प्रकार के संक्रमण और रोगों से बचाता है। शिशु के जन्म के पश्चात शिशु को स्तनपान कराना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन पहली बार मां बनने वाली स्त्रियों को आरंभ में स्तनपान कराने के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। शिशु को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह और पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है स्तनपान। स्तनपान के बारे में सही ज्ञान के अभाव में बच्चों में कुपोषण, रोग और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। स्तनपान कब शुरू किया जाए, स्तनपान कराने का सही तरीका क्या है और स्तनपान कब कराएं? शिशु को कितनी बार स्तनपान कराया जाए? ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके विषय में जानकारी आवश्यक है। बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। वो इन्फेक्शन से बचाता है, बच्चे के पूर्ण विकास में मदद करता है और बच्चे के लिए बच्चे की जो दिमागी स्तर पे भी उसका IQ जो है 8 से 10 नंबर तक बढ़ता है। जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं, प्री टर्म हैं या बीमार हैं, जिनको नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती करना पड़ता है, उन बच्चों के लिए भी माँ का दूध ही सर्वोत्तम है। माँ का दूध निकाल के एक्सप्रेस करके ऐसे बच्चों को दिया जाना चाहिए। उससे उन बच्चों को नर्सरी में रहते हुए भी इन्फेक्शंस नहीं होंगे और उन बच्चों का विकास जो है अच्छी तरह से होगा। शिशु के लिए माँ के दूध का विशेष महत्व है। विशेष तौर पर जन्म के बाद पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, ये शिशु के लिए पहले टीकाकरण का कार्य करता है। शिशु के पूर्ण पोषण के लिए शिशु को माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ के दूध से शिशु को लाभ होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषण है, जल्दी और आसानी से पच जाता है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध शुरू करना उपयोगी होता है। शिशु को जन्म घुट्टी या पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। स्तनपान के लाभ माँ और शिशु दोनों के लिए होते हैं।
माँ का दूध पहले घंटे के अंदर बच्चे को मिल जाना चाहिए। इस पहले घंटे का महत्व ये है कि पहले घंटे में बच्चा बिल्कुल चौकन्ना होता है, एक्टिव होता है और वो ब्रेस्ट फीड अपने आप से अच्छे से करेगा। उसके बाद बच्चा थक के सोने लगता है, तो उसके बाद की आपकी कोशिशें उतनी कारगर नहीं हो पाएंगी। पहले 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है, ऊपर से कोई पानी, किसी तरह की घुट्टी, शहद, किसी भी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है। 6 महीने तक सिर्फ अपना दूध पिलाना है, उसके बाद पूरक आहार शुरू करना है, लेकिन अपना दूध पिलाते रहना है और वो 2 साल तक उसे अपना दूध पिलाना चाहिए। इसके बाद भी अगर माँ या बच्चा कोई भी चाहता है कि और दूध आगे पिलाना है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पिला सकते हैं इवन अप टू 5 इयर्स। जब भी बच्चा बीमार है तो उसको माँ के दूध की और ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि उसमें वो तत्व हैं जो उस बच्चे को ठीक होने के लिए, हील करने के लिए, माँ के दूध में वो सब तत्व हैं, इसलिए उसको माँ का दूध ज़रूर पिलाना चाहिए। शिशु को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल पाए, इसके लिए स्तनपान कराते समय माँ और शिशु की अवस्था सही होनी चाहिए। बच्चे का माँ के द्वारा स्तनपान कराना बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। जिन बच्चों को स्तनपान का लाभ मिलता है, उन्हें दस्त, संक्रमण और निमोनिया होने की संभावना कई गुना कम हो जाती है और ऐसे में यदि बच्चा बीमार हो तो वो जल्द ठीक हो जाता है, बीमारी का प्रभाव कम रहता है। नवजात शिशु और बच्चों को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह तथा पोषण की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करता है स्तनपान। स्तनपान कराने से माँ और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध गहरा होता है। शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के लिए अपने शिशु को पूर्ण स्तनपान अवश्य कराएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। माँ का दूध शिशु के लिए सुरक्षा कवच है, पहला टीकाकरण है, इसलिए स्तनपान कराने को विकल्प नहीं, संकल्प बनाइए। शरीर में ऊर्जा का संचार हो तो व्यक्ति दिन भर अपने कार्य बेहतर तरीके से कर पाता है। आइए देख लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपको दिन भर स्फूर्ति में या ऊर्जावान बनाए रखने में सहयोगी हैं। एक समस्या जो विशेष रूप से देखी गई वो ये कि कभी कभी शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है, कभी कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। ऐसे में हम अपने शरीर में इंस्टेंटली एनर्जी को कैसे जनरेट करें कि भाई स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, सब अच्छा है, पर बस ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गिरा गिरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का में ऊर्जा ही नहीं बची है। तो सिर्फ 2 बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास, और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं घूर्णिका गति। घूर्णिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सके तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जिनको सीवियर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहां हम माथे को ऐसे छू सकते हैं, पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहां आकर आप बाईं साइड पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर, और फिर से आगे। ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे, और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा कर। है आसान सा काम, और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा। यानी आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, पर उसी के साथ आपका तनाव भी कम होगा। तो ये अद्भुत अभ्यास आप जरूर कीजिए। दूसरा अभ्यास आ जाता है बिलाव गति का। अब बिलाव गति हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है,
पर उसी के साथ साथ हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को दूर करती है, और स्पाइनल रिलैक्सेशन के साथ साथ इंस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी शरीर से खोपड़ी की ओर, ताकि ब्रेन फिर बॉडी को सिग्नल भेजे दैट यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी, और आपका आलस्य दूर हो जाता है। तो इस स्थिति में आना, यहाँ आकर सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना, कमर को नीचे दबा देना, चेहरा ऊंचा, सीना उन्नत, पूरा इनहेल किया। अब एक्सेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करेंगे, कमर का आर्क बना लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ऐसा 10 बार कीजिए और फिर पैरों को ऐसे फैला लीजिए। हिप्स को अपने एड़ियों पर टिका देना। थोड़ी देर इसी मुक्त मेरु आसन में रहेंगे, यानी मुक्त मेरु, स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। थोड़ी देर रुकना, फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये सरल सा अभ्यास, आपने घूर्णी का गति को समझा, बिलाव गति को समझा, मुक्त मेरु आसन को समझा। जब आप रेगुलर बेसिस पर अगर आपको आलस्य रहता है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे तो करें, प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट करें, रात्रि सोने से पहले करें, पर खाली पेट। लेकिन जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल लो है और आपको लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लीजिए। जल का सेवन कीजिए, दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेकर के आता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 से 5,000 स्टेप्स, इतना नहीं, शुरू में 2 से 3,000 स्टेप्स, जितना शरीर की क्षमता है, घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक जरूर करते रहें। शरीर को एक ही जगह पर बिठा करके ना रखें। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें सुधारना सरल हो जाता है, चाहे बात हो जीवन की या फिर किसी भाषा को सीखने की। आइए संस्कृत पाठशाला में चलते हैं नारायण दत्त मिश्र के साथ और सीख लेते हैं कुछ संस्कृत के मूल शब्दों का शुद्ध स्वरूप। नमः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः स्वागतमस्तु संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषाम्। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में आज शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला में चर्चा एक ऐसे शब्द की जिसके मूल को या प्रकृति को हम समझ लें या उसे स्मृत रखें तो हम इस शब्द के कुशल प्रयोक्ता बन सकते हैं। और शब्द के कुशल प्रयोक्ता बनने के साथ ही न केवल संस्कृत भाषा की ही गहरी समझ विकसित होती है, बल्कि संस्कृत से प्रत्यक्षतः या परोक्षतः प्रभावित भाषाओं के प्रयोग में भी हमारी सिद्धहस्तता हो जाती है। और इन दिनों आप संस्कृत पाठशाला में एक विशेष शब्द के शुद्ध उच्चारण और लेखन को जान लेने के बाद कुछ वाक्यों का भी कर लेते हैं अभ्यास, यह जानते ही हैं आप। तो देर किस बात की, चर्चा आरंभ करते हैं उस शब्द की। वह शब्द है उपरांत, जिसे हम धड़ल्ले से तदुपरांत, मरणोपरांत आदि शब्दों में भी प्रयुक्त पाते हैं। हिंदी जैसी भाषाओं में वस्तुतः ऊपरी का ऊपर के रूप में व्यवहार होता है, इसलिए ही ऊपर और अंत के योग से बने शब्द को उपरांत तो किसी तरह से कहा जा सकता है, पर कालांतर में भाषा प्रयोक्ताओं की भाषा में लाघव की प्रवृत्ति के साथ उकार को ह्रस्व उ अर्थात उकार के रूप में ही, या फिर कहें कि मूल संस्कृत के ऊपरी शब्द के ह्रस्व उकार को ही स्वीकृत करने के बाद आज विशेष रूप से हिंदी में उपरांत शब्द का प्रयोग हो रहा है। वस्तुतः तत्सम और तद्भव जैसे वर्गीकरण के क्रम में हम उपरांत शब्द को रख सकते हैं। उपरांत का मूल शब्द तो उपर्यंत ही सिद्ध हो सकता है, पर यह बात अलग है कि ऐसा शब्द हमें पश्चात या बाद के अर्थ में प्रयुक्त नहीं दिखता। ऊपरी और अंत इन दो शब्दों के मेल से बने उपर्यंत में ऊपरी का अर्थ ऊपर है और अंत का अर्थ समापन या अंतिम, यह आप समझ ही गए होंगे। पर कहने का अर्थ यह कि संस्कृत भाषा में उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों का प्रयोग सर्वथा अशुद्ध है, यह हमें अवश्य स्मरण रखना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण भाषा परक तथ्य को जान लेने के बाद आइए इस शब्द के सापेक्ष कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हमें करना चाहिए, यह कुछ वाक्यों के प्रयोग के माध्यम से जान लेते हैं। हमारा आज का पहला वाक्य है, अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं
प्रक्षामि। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में पश्चात या बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में उपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम कार्यक्रम समाप्तेः पश्चात भवन्तं प्रक्षामि। इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैं कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत या बाद आपको पूछूंगा। इसी तरह अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में उसके पश्चात या उसके बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में तदुपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात अहम तत्पश्चात न किमपि उक्तवान, इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मैंने तदुपरांत या उसके बाद कुछ भी नहीं कहा। अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। मरणात् परम भारत रत्न सम्माननम के अवाप्तवन्तः। इस वाक्य के अनुवाद के क्रम में मरने के पश्चात या मरने के बाद के अर्थ में हम हिंदी आदि भाषाओं में मरणोपरांत शब्द का प्रयोग देख सकते हैं। अर्थात मरणात् परम भारत रत्न रूपम सम्माननम के अवाप्तवन्तः। इस वाक्य को हिंदी में हम कह सकते हैं, मरणोपरांत या मरण के बाद भारत रत्न का सम्मान किन्होंने प्राप्त किया। तो आज आपने यह जाना कि उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्द प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत में तो कथमपि प्रयुक्त नहीं होते, और यदि इन शब्दों का प्रयोग करता हुआ कोई भी आपको दिखे तो आप कह सकते हैं कि अशुद्ध प्रयोग है एषः, अर्थात यह अशुद्ध या गलत प्रयोग है। कृपया उपरांत, तदुपरांत, मरणोपरांत जैसे शब्दों के स्थान पर पश्चात या परम, इन दो शब्दों का प्रयोग करें और शुद्ध संस्कृत के कुशल प्रयोक्ता बने। तावत् पुनरायास्यामि अभिनव शब्दं स्वीकृत्य अधुना प्रत्यागमनाय अनुमतिः देया। नमोस्तु सर्वेभ्यः। भाषा से त्रुटियों को दूर करना भाषा को शुद्ध बनाता है और जीवन से त्रुटियों को दूर करना जीवन को बेहतर बनाता है। जिद, क्रोध, लालच, अपमान और गलती अर्थात भूल करना नींद में लेते हुए खर्राटों के समान है, जो दूसरे करें तो चुभते हैं पर स्वयं करें तो कई बार इसका एहसास नहीं होता। यदि जीवन में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे स्वीकार करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यात्रा जितनी लंबी होगी वापसी करना उतना ही कठिन होता है। भूल होना प्रकृति है, उसे मान लेना संस्कृति है, लेकिन भूल को सुधारना ही प्रगति है। इसलिए जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो अपनी त्रुटियों को अनुभव में परिवर्तित कीजिए, तो आपका आने वाला कल अर्थात भविष्य उज्जवल बनेगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।